ठीक है जी, आज कम्युनिकेशन को थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं, तो ये चैप्टर की समरी जो-सी है वो अब आपके सामने कम्युनिकेशन क्या चीज़ थी? सिंपल अल्फाज़ में याद रखिएगा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और गिविंग आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मालूमात का तबादला, बोलकर, लिखकर, इशारों के साथ या बॉडी मूवमेंट के साथ। हम जब बोलते हैं, तो बोलकर हम मालूमात शेयर कर सकते हैं। मेरे पास अगर कोई नॉलेज है या कोई चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये कम्युनिकेशन है, ठीक है? बाय राइटिंग मैं लिख कर कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। बाय सिग्नल्स इशारों के साथ मैं समझा सकता हूँ, ठीक है? बाय जेस्चर्स बॉडी पार्ट को मूव कर कर मैं समझा सकता हूँ आपको। तो कम्युनिकेशन की डेफिनिशन माइंड में होनी चाहिए सबको। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ अ वे, एक रास्ता है जिसके ज़रिए एक्सचेंज की जाती है इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन दी जाती है, बोलकर, लिखकर या इशारों के साथ। अच्छा, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ बातें याद रखिएगा कि किसी भी मरीज़ को जितना ज़रूरी दवाई देना है, उतना ही ज़रूरी समझाना भी है। क्योंकि अगर मरीज़ को सिर्फ़ दवा दे दी जाए और उसको समझाया ना जाए कि दवा इस्तेमाल कैसे करनी है, तो हो सकता है कि मरीज़ उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करे। और जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको अचीव फिर नहीं होंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन रोल प्ले कर रही है। व्हाट इज़ व्हाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट? ठीक है, तो कुछ बातें आपने बतानी है कि टू सैटिस्फाई द पेशेंट, ठीक है? टू सैटिस्फाई द पेशेंट पहली बात, मरीज़ को खुश करना है। जब डॉक्टर और पेशेंट आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, मरीज़ उतना ही सैटिस्फाई होगा। जब एक डॉक्टर मरीज़ के साथ ज़्यादा बात नहीं करता, उससे उसकी हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता या उससे डिस्कस नहीं करता उसकी प्रेज़ेंट इलनेस के बारे में, तो मरीज़ उस डॉक्टर से सैटिस्फाई नहीं होता। उसके दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि इस डॉक्टर ने मुझे सही तरीके से इलाज नहीं किया। जब दिमाग में एक पॉइंट आ जाए, तो ऑटोमैटिकली इंसान इलाज जो ट्रीटमेंट रेजिम है, उसको फ़ॉलो नहीं करता। जब इलाज को फ़ॉलो नहीं करेगा तो आउटकम्स भी अचीव नहीं होंगे। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस आपके सामने आती जा रही है कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल इम्पोर्टेंट है, ताकि पेशेंट को सैटिस्फाई किया जा सके। जब पेशेंट सैटिस्फाई होगा, तो वो ट्रीटमेंट प्लान को फ़ॉलो करेगा, ठीक है? अब जब वो ट्रीटमेंट प्लान को फ़ॉलो करेगा, तो अल्टीमेटली उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जब भी कम्युनिकेट करना है, मरीज़ के साथ जब कम्युनिकेट करना है, किसी भी फ़िज़िशियन ने मरीज़ के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आम अल्फ़ाज़ में कम्युनिकेट करना है, सादा अल्फ़ाज़ में। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ क्योंकि जो मरीज़ है वो लेमैन है, आम इंसान, जिसको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जब की जाए मरीज़ के साथ, तो मरीज़ की ज़ुबान में जाकर आम अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँ, ठीक है? अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप ये पैराग्राफ रीड करेंगे। सक्सेसफुल मेडिकल एनकाउंटर रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन। कि जो सक्सेसफुल मेडिकल एनकाउंटर्स होते हैं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिमांड करते हैं और सक्सेस ही इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनरशिप है, ठीक है? अगर अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो जाएगी, तो इससे मरीज़ एक्टिवली इन्वॉल्व होगा डिसीजन मेकिंग में और वो जो हमने प्लान डिज़ायर्ड प्लान बनाया होगा, उसको फ़ॉलो करेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखा था कि कम्युनिकेशन 2 तरह की है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन आप याद रखिएगा कि वाइटल स्किल्स हैं डॉक्टर्स के लिए, जिससे डॉक्टर इन्फॉर्मेशन देता है, नसीहत देता है मरीज़ को, मरीज़ की ज़ुबान में।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि इसमें डॉक्टर्स जो उनसे है या फिजिशियंस जो उनसे है, बॉडी मूवमेंट और बाय राइटिंग, लिखकर या बाय राइटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। डायग्राम में इशारे आपके सामने दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन के हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे कि क्या प्रिंसिपल है। जब भी किसी भी बंदे से कोऑर्डिनेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम किससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस मकसद के थ्रू हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमने किस टॉपिक से मुतल्लिक उससे डिस्कशन करनी है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि मरीज हमारी किस बात को रिजेक्ट कर सकता है या उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ठीक है। मरीज के साथ थोड़ा थोड़ा करके कम्युनिकेट करना है। ज्यादा कम्युनिकेशन से मरीज उकता जाएगा, बोर हो जाएगा, तंग आ जाएगा और वो डिटेल सारी नहीं देगा। एक ही चीज को आप डिफरेंट अंदाज में पूछ सकते हैं, एक ही चीज को आप डिफरेंट अंदाज में पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मरीज एक्टिवली इन्वॉल्व है या नहीं, या आपके आंसर्स वो फेक तो नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद फीडबैक के लिए कोई एक तरीकाकार अपनाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ये देखा था कि जितना अच्छा उस इसमें कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि जितना अच्छा डॉक्टर का और पेशेंट का रिलेशनशिप होगा। अब ये रिलेशनशिप किस तरह बनेगा, कम्युनिकेशन स्किल से। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा, बाय द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ फिजिशियन। पेशेंट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, फिजिशियन के जितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे उतना ही अच्छा रिलेशन डेवलप होगा। और एक अच्छा रिलेशन जब डेवलप हो जाएगा तो उसका असर क्या होगा, बेटर हेल्थ आउटकम्स होंगे, मरीज की कंप्लेन रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस होगी, जब मरीज अपने ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करेगा तो उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। उसको साइड इफेक्ट्स जो आने वाले होंगे उसको पहले ही पता होगा कि हो सकता है मुझे साइड इफेक्ट आए। एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, वही एक एग्जाम्पल आप लोग अक्सर सुनते हैं कि एंटी टीबी एक ड्रग है रिफेम्पासिन। अब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक था। डॉक्टर ने मरीज को समझाया कि आप जब ये टैबलेट खाएंगे तो आपकी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस है लाल हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, ठीक है। अब मरीज को पता है कि मैं ये दवाई खा रहा हूँ तो हो सकता है मेरा सलाइवा, मेरा यूरिन, ये सारे का सारा रेड हो, स्वेट, पसीना भी रेड आएगा। जब मरीज को ये पता होगा तो मरीज परेशान नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा, शिकायत नहीं करेगा, ठीक है। इसी के बरक्स देखते हैं, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, मरीज मेडिसिन खाता है और उसको रेड कलर का यूरिन आता है, पसीना रेड कलर का आता है, सलाइवा रेड कलर का आता है, वो पैनिक करेगा, ठीक है। पैनिक करेगा, डॉक्टर के पास भागेगा, डॉक्टर को जाके कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान को छोड़ देगा कि हो सकता है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, इस दवाई की वजह से मुझे खून आने लग गया। तो आप यहाँ बात समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन ने कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हायर कंप्लायंस टू थेरेप्यूटिक रेजिम्स इन पेशेंट। अब जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, मरीज डॉक्टर से सेटिस्फाई होगा तो वो ट्रीटमेंट प्लान को, ट्रीटमेंट रेजिम को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पेशेंट और जो क्लिनिशियन है वो दोनों सेटिस्फाई होंगे ट्रीटमेंट के साथ। डिक्रीज इन माल प्रैक्टिस रिस्क। जब मरीज और डॉक्टर का एक अच्छा ताल्लुक बन जाएगा तो माल प्रैक्टिस जो सी है, गलत प्रैक्टिस, इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग, बेजरूरी या बेतुकी दवाइयात जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो कम हो जाएंगी। मरीज डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में सही बता सकेगा। डॉक्टर अच्छी पोजीशन में होगा डायग्नोज करने के, तो वो रैशनल प्रिस्क्राइब कर सकता है। जब वो रैशनल प्रिस्क्राइब करेगा तो ये जो माल प्रैक्टिस है उससे बचा जाएगा। इसके बरक्स अगर मरीज नहीं बताता डॉक्टर को सही तरीके से, या डॉक्टर सही तरीके से मरीज से नहीं पूछ पाता, तो बीमारी को हल करने के लिए डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की दवाइयात लिखेगा, तो जो कि क्या होगी, माल प्रैक्टिस, मरीज के लिए नुकसानदेह होगी। माल प्रैक्टिस आप याद रखिएगा कि गलत प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हमने कल देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने हेल्थ आउटकम्स को कैसे इंप्रूव किया। उसमें आपके सामने है, फार्मेसीज में सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, रिकॉर्ड मेडिसिन आ रही है, मेडिसिन सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हुआ, एक्सपायरी डेट
सब कुछ हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल रहा है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या था कि मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है और पैक हो रही है, सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया, टाइम सेव किया, इफेक्टिवली पैक किया गया उसको और हम मार्केट में लाया गया। अच्छा जी, उसके अलावा आपने देखा है कि मेडिकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है इसने डायग्नोस्टिक पर्पस में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर्स जो हेल्थ आउटकम्स को, हेल्थ को अचीव करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सरेज के थ्रू प्रॉपर डायग्नोसिस हुई, एमआरआई के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू प्रॉपर डायग्नोसिस हुई। जब डायग्नोसिस प्रॉपर होगी, ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलेगा, ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलेगा तो हेल्थ आउटकम अचीव होंगे। अच्छा, उसके बाद आज राइटिंग स्किल्स के बारे में देखा था। राइटिंग स्किल्स आपके सामने है। फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स में आपने ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप सिर्फ याद रखिएगा राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, along with verbal communication. Writing skills can be improved by practice and determination. Writing skills can be improved by practice and determination. इंसान जब सोच लेता है कि उसने काम करना है और उसकी प्रैक्टिस करता रहता है तो वो स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। तो इंसान ने जब प्रैक्टिस करनी है राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो द प्रैक्टिस मस्ट इंक्लूड ग्रामर, वोकैबुलरी, एंड पंक्चुएशंस एक्सेट्रा। ये जब इन चीजों को प्रैक्टिस किया जाएगा, इन पर टाइम स्पेंड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इम्प्रूव होगी। जब ये इम्प्रूव होगी तो इंसान अच्छे तरीके से अपनी सोच को, वाज़े अंदाज में अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सकेगा और पढ़ने वाला आसानी से सोच को समझ सकेगा, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स में, बेसिक स्टेप में क्या है, प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन आर द बेसिक स्टेप्स जिन पे हम ग्रिप कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और जो स्किल्स इंप्रूव करने हैं वो ग्रामर, वोकैबुलरी एंड पंक्चुएशन इंप्रूव करनी है। अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आप बताएंगे कि जितना क्लियर राइटिंग स्किल्स होंगे, जितने अच्छे राइटिंग स्किल्स होंगे, उतने ही अच्छे तरीके से अपनी थॉट्स को, हम अपनी सोच को एक्सप्लेन कर सकेंगे और ये सोच आसानी से लोगों तक डिलीवर हो सकती है, तो इससे कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मेडिकल के टर्म्स में देखें, एक अच्छे राइटिंग स्किल्स का फ़ायदा क्या होगा कि डॉक्टर अपनी सोच को मरीज़ को आसानी से समझा सकता है, मरीज़ आसानी से समझ पाएगा, ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करेगा और हेल्थ आउटकम्स अचीव होंगे, ठीक है।